ये स्क्रीन हमने कर ली थी। ओके, ये भी हो गया था। राइट, लेट्स सी, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। अच्छा, ये काम हमने बेसिकली कर तो लिया है, लेकिन ये हमने जब किया था, जब याद है ना, हम थोड़ा सा छोटा कर लें। ये काम मतलब ये जो भी हमें वी आर अबाउट टू टेक द प्रॉब्लम, वी हैव डन इट। जब याद है ना, हमने ये वाला सिस्टम सॉल्व किया था, ax इज इक्वल टू b, मतलब ये कोशिश कर रहे थे, ये इनकंसिस्टेंट था, तो फिर हमने एक ऐसा b हेड निकाला था जो क्लोजेस्ट टू b था इन सम सेंस, और फिर हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है ना, तो लॉजिक ऑलरेडी आपको फेमिलियर है। तो उसका आइडिया यही होता है, हम कहते हैं कि साहब लेट्स पिक अ वेक्टर। ठीक है जी, इसका नाम रख लें, इसका नाम हम रख रहे हैं y। ठीक है जी, ये हो गया हमारा y। फिर हमने कहा कि हम एक वेक्टर लेते हैं u, एक वेक्टर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना, देखें दो चीजें गिवन है, अच्छी तरह सोच लें क्या गिवन है और क्या डिजायर है। गिवन यह है कि हमें एक वेक्टर दिया गया है y, और एक डायरेक्शन दी गई है, वो भी एक वेक्टर है, लेकिन उसको हम डायरेक्शन इसलिए कह रहे हैं कि हम y का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं। किस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं? u की डायरेक्शन में। तो आपको पता होगा, लास्ट टाइम बताया था कि डायरेक्शन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मतलब, अच्छा इसमें आज दो काम कर रहे हैं। मतलब एक तो ये कि हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी लेना चाह रहे हैं। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मतलब पता है ना, आपने यहाँ पे टॉर्च रखी और यहाँ पे आपने लाइट थ्रो की, तो ये जो y का शेडो आएगा ना इस u डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं y हेड। y हेड का मतलब क्या है? दिस इज द प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन u। अच्छा, एक और वेक्टर भी बन जाता है इस दौरान, जिसको हमने z का नाम दिया था, और ये क्या कहलाता है? द कंपोनेंट ऑफ y परपेंडिकुलर टू u। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एज सीन इन दिस पिक्चर, हम हर वेक्टर को लिख सकते हैं एज ए मल्टीपल ऑफ u, जिसका हमने नाम दिया है यहाँ पे y हेड, और प्लस समथिंग मल्टीपल ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू u। देखें ना, u z जो है ना u पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बस हमें मैंने बताया ना, हम ये पहले भी काम कर चुके हैं, बस हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? y और u गिवन है, ये गिवन है y एंड u, और हमें z और y हेड को निकालना है। ठीक है, तो फिर हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि y हेड जो है y का कंपोनेंट है अलोंग u डायरेक्शन, और z जो है वो कंपोनेंट है y का परपेंडिकुलर टू u डायरेक्शन। ठीक है जी, ओके। तो एज यू कैन सी, दिस इज पाइथागोरस के हिसाब से, जब हमने ये लिखा ना y, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, और ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो वेक्टर y इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो y हेड है, ये बेसिकली u का मल्टीपल ही है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं y हेड को अल्फा u के तौर पे। ठीक है जी, और z तो z ही है, इसको एज इट इज लिख लिया। फिर इसके बाद हमने एक स्टेप किया, हमने कहा कि भाई अल्फा u, आप जरा लेफ्ट पे चले जाइए। चला गया जी, z लेफ्ट ले जाने से फायदा ये है कि अब ये जो नई इक्वेशन आई है, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट दूंगा राइट से विद u, तो z डॉट u इधर आ जाएगा, u डॉट, और ये चीज आ जाएगी y माइनस एल्फा u। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन का डॉट लिया फ्रॉम राइट u के साथ। तो अब देखें राइट साइड पे तो u डॉट z और u परपेंडिकुलर है ना, ये तो जीरो हो गया। अच्छा, और लेफ्ट साइड में आपने अब पता है क्या करना है? लेफ्ट साइड में अब आपने यकीनन ये करना होगा कि y और u का डॉट ले लें, y डॉट u माइनस एल्फा u डॉट u। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अल्फा बराबर हो गया y डॉट यू अपॉन u डॉट यू। मैंने पहले ही बताया ना, ये हम लास्ट टाइम कर चुके थे, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जनाब ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अच्छा, जब अल्फा की वैल्यू आ गई तो आपको पहले से पता है कि हम ये सारा काम हमने अभी किया है, जो आपने देखा। तो ये जो अल्फा है ना, ये यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू लिख देता हूँ। क्या आई अल्फा की वैल्यू? y डॉट यू अपॉन यू डॉट यू, ठीक है, अपॉन यू डॉट यू, अपॉन यू डॉट यू। ओके, अब ये वाला तो आसान है ना, हमें पता है ना y हेड बराबर किसके है। व्हाट इज y हेड? y हेड इज बेसिकली अल्फा टाइम्स u। बस आपने अल्फा की वैल्यू लिख दी, तो ये आपके पास आ गया y हेड, सॉरी y हेड कह रहा हूँ, एक मिनट, हाँ y हेड आ गया ना। y हेड इज इक्वल टू, असल में यहाँ से सही, ठीक है, ये भी सही था। y हेड की वैल्यू आ गई u y डॉट यू अपॉन यू डॉट यू इंटू यू। और जब हम z निकालना चाहें, देखें अब z को, आप ये इक्वेशन है ना, आप इसको किसी तरह भी लिख सकते हैं। तो आपका जो z होगा वो y माइनस y हेड के बराबर हो गया, और y हेड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। y हेड की वैल्यू यही है ना, u y डॉट यू अपॉन यू डॉट यू इंटू यू। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया, दोनों चीजें पता चल गई। मैं जरा समराइज कर दूं, समराइज कर देते हैं। ये हमारा y था, ये हमारे को u डायरेक्शन दी गई थी, ये हमारा कंपोनेंट z था, ये हमारा कंपोनेंट जो है वो y हेड है। तो जनाब y हेड भी निकल चुका है और z भी निकल चुका है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, z जो है ना वो ये वाली चीज है, और y जो है वो ये वाली चीज है। कौन सी वाली चीज है? ये वाली चीज है, ये y हेड ये वाली चीज है। ओके जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसको, थ्योरम तो खैर नहीं है, ये एक रिजल्ट है, तो वी विल यूज दिस रिजल्ट, ठीक है जी। तो इसका पहला ही जो एप्लीकेशन है वो आपको अगले पेज पे नजर आएगी। ओके, लेट्स इसको क्लियर कर देते हैं, काफी सारी चीजें लिख दी। ओके, ऑलराइट, ओके जी, लेट्स सी दिस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ नहीं, थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा। ओके, सर आपकी माइक म्यूट हो गई। ओके जी, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, इनिशियल स्टेजेस में जो पिक्चर बनाते हैं ना, वो जरा एक्यूरेट बनानी चाहिए, वरना थोड़ा मसला हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने पिक्चर है तो ठीक, लेकिन वो लिखते हैं ना, फिगर इज नॉट टू द स्केल। मैं आपको बताऊं तो क्या मतलब है इसका, तो मैं जरा इसका आपको थोड़ा सा सही वर्जन बताऊं क्या है। देखिए, ये थोड़ा सा पता है इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आप खुद ही सोचें क्या हो रहा है। अगर ये वाला वेक्टर हमारा u है, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 यूनिट जाना होगा अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, चाहिए, और 1 यूनिट जाना होगा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। आ गया नहीं? अच्छा, अगर ये वाला वेक्टर आपका y है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना -8, तो -8 का तो मतलब आपको बहुत दूर जाना होगा ना, -8 3 के मुकाबले में, फिर 4 भी आपको काफी ऊपर जाना होगा। तो इस सेंस में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है ये वाली फिगर, ठीक है। तो आ, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये जो हमने पिक्चर अभी बनाई है ना, इसको ले लेते हैं, मतलब है कि ये, इसको छोड़ देते हैं और ये वाली चीज ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला वेक्टर जो है ना हमारा हो गया 3 1, और इसी का नाम क्या है? u है।
और ये हमारा वेक्टर हो गया है y, ये -8 यूनिट के फासले पर है, ये 4 यूनिट के फासले पर है, और ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर हमारा y है। और अगर आप लिखना चाहें तो लिखना क्या, ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा y है, ठीक है, ये हमारा u है। अब सवाल ये क्या था, कंप्यूट द डिस्टेंस फ्रॉम y टू द लाइन थ्रू u। अच्छा, मजे की बात है, फ्रॉम कंप्यूट द डिस्टेंस फ्रॉम y टू द लाइन थ्रू 0। अब यहाँ भी थोड़ा सा इन्होंने वो किया हुआ है गड़बड़। लाइन कौन सी होगी, वो लाइन ये होगी ना, देखें हमेशा हम जो है ना u को लाइन लेते हैं ना, तो बेसिकली आप इधर भी जाएंगे थोड़ा सा, परपेंडिकुलर के ऊपर ही आएगा ना प्रोजेक्शन। तो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन आएगा ना, ये वाली लाइन का प्रोजेक्शन, ये हमें कैलकुलेट करना है। बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और आपको याद है इसी का नाम हम क्या रखा करते थे, वेक्टर का नाम क्या रखा करते थे, जेड हेड रखते थे ना, नहीं सॉरी हेड नहीं होता, हेड वाई पे लगता है, इसको हम कहते थे वेक्टर जेड। और ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर है, इसी का नाम होता था वाई हेड, ठीक है। मेरे ख्याल में ये जो है ना -8 जरा ऊपर लिख दूं, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, लेकिन बहरहाल ओके, सारा काम हम कर चुके हैं भाईजान, इसमें कोई खास साइंस नहीं है। इसमें वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, सबसे पहले वाई हेड किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा वाई डॉट यू, बल्कि एक काम करते हैं ना यार, इन सब की वैल्यू लिख देते हैं ना हम, यू की वैल्यू लिख दूं यहाँ पे, यू जो है नजर आ रहा है हमें क्या है 3 1, यू डॉट यू क्या हो जाएगा 9 + 1, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अच्छा, वाई डॉट यू किसके बराबर होगा, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है -8 और 3 -24 हो जाएंगे और +4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा मेरा ख्याल है -231, या दूसरे लफ्जों में ये हो जाएगा -6 और -2। ये आपका कौन सा वेक्टर आ गया है, वाई हैड, और वो यकीनन आप समझ गए होंगे ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ तक पहुंचने के लिए अब आपको पिक्चर से भी नजर आ रहा है -6 यूनिट जाना पड़ेगा नेगेटिव हॉरिजेंटल और -2 नेगेटिव वर्टिकल, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब बात क्लियर होगी, बात क्या क्लियर हो गई ये 3 तो वही होगा ना, वही पुरानी चीज है कि आपके पास y जो होगा वो y हैड प्लस z के बराबर होगा। y हैड आप निकाल चुके हैं, ये रहा आपका y हैड, ठीक है। और आपको z निकालना है, असल में आपको डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना। तो अगर आपको वेक्टर z पता चल जाए तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हेयर वी गो, हमारा z जो होगा वो y माइनस वाई हैड के होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा ना z का, वही तो डिस्टेंस होगा, y टू द लाइन 0 एंड u, डिस्टेंस फ्रॉम y हैड टू y, यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर z होगा। तो ये z आ गया। अच्छा, z जो है आप देख रहे हैं वो क्या लिखा हुआ है, y माइनस वाई हैड, लेकिन नोट्स में क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है वाई हैड माइनस वाई। तो डिस्टेंस के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद है ना, डिस्टेंस तो अगर ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकालें तो वो वही आएगा जो बी एंड ए के दरमियान होगा। वो तो डिस्प्लेसमेंट में फर्क आता है, डिस्टेंस में फर्क नहीं आता। तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, बस अब आप निकाल लीजिए। यानी दूसरे लफ्जों में आपको वाई हैड माइनस वाई, इसकी वजह से जरूरत भी नहीं थी। बेसिकली अब आपको क्या करना है, z का मैग्नीट्यूड ही निकालना है ना, सब कुछ है किसके बराबर है z, और z वेक्टर जो है वो मेरे ख्याल अभी तक हमने निकाला नहीं है, तो निकाल लेते हैं z वेक्टर। हमें तो सिर्फ y और y हैड पता है ना, निकाल लेते हैं जनाब। ये लीजिए जनाब, y हैड की वैल्यू रख दी, क्या थी, -6 -2 -y, y की वैल्यू क्या थी भाई, -8 और 4।
अब मैं इसको यहाँ करता हूँ। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आप मुझे बताएंगे क्या आएगा। -6 और +8 ये 2 आ जाएंगे और ये -6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जनाब √4 + 36 which is √40 which is 2√10। ओके जी, तो ये है जनाब इस एग्जाम्पल। तो जरा दोबारा से मैं रिवाइज कर दूं, आपको दो चीजें दी गई थी, एक y दिया गया था और एक डायरेक्शन दी गई थी। आपने क्या करना था, इस y से अच्छा डायरेक्शन जो होती है ना वो एक्सटेंड हो सकती है आगे पीछे, तो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना था और फिर यही डिस्टेंस निकालना था। तो इसके लिए वही काम जो मैंने सारा किया है कि पहले आप ये वाली चीज निकाल लें y हेड, यानी पहले आप प्रोजेक्शन निकाल लें, प्रोजेक्शन को आप y में से माइनस कर देंगे, ये वाला प्रोजेक्शन को आप y में से माइनस कर देंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, और जब आप उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको ये आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम y टू द लाइन थ्रू 0 एंड u। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जनाब, ये क्लियर हो गया। अच्छा, हमने लास्ट टाइम आपको याद है ना, हमने एक डेफिनेशन दी थी, किसको याद है, जिसको हमने कहा था ऑर्थोगोनल सेट कहा था, याद है ना, ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट ये होते हैं ना कि ये पेयर वाइज क्या होते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, अच्छा, और ये वही डेफिनेशन है जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, सिंपल। ओके, अच्छा, अब यहाँ एक बात कर रहे हैं हम, तो अगर ये जो सेट दिया गया है ना जो ऑर्थो नॉर्मल है, अगर हम इन्हीं सेट का ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें तो एक वेक्टर स्पेस बन जाएगी जिसका नाम हम W रखेंगे। तो ये जो ओरिजिनल सेट है ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ W। ठीक है, थोड़ा सा रिपीटेशन है, कोई मसला नहीं है, कभी कभी चीजें रिपीट भी होती हैं। ओके, तो जरा अब इसको देखते हैं, इसका क्या करना है। ओके जी, राइट, ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देख लेते हैं ना, हाउ इंटरेस्टिंग इज इंटरेस्टिंग। ओके, ऑलराइट जी, देखिए आपसे कहा यह जा रहा है कि जैसे मैं वो लास्ट टाइम की एग्जांपल ही दोहरा देता हूँ, जो सबसे बिगनिंग पे हमने देखी थी लास्ट टाइम। आपको ये सेट यकीनन याद आ गया होगा, इसी चैप्टर 6 के पहले 6.2 का पहली स्लाइड थी। एक वेक्टर ये लिया था हमने 1, एक मिनट इसको दोबारा से बनाते हैं, 1 -1 0, दूसरा वेक्टर हमने ये लिया था 1 1 0 और तीसरा वेक्टर हमने ये लिया था 0 0 1। ठीक है, ओके, तो ये जो सेट था, अगर आपको याद हो, अगर मैं इसका नाम लिखूं U1, इसका नाम लिखूं U2, इसका नाम लिखूं U3, तो ये ऑर्थोगोनल सेट था ना। U1 डॉट U2 भी 0 था, U1 डॉट U3 भी 0 था, क्या है आप देख लें करके डॉट प्रोडक्ट, और U2 डॉट U3 भी क्या है, 0 है। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल सेट था। आज की तारीख में हम ये कह रहे हैं कि
कि अगर आपके पास इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होता, जो इस केस में नहीं है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका मुझे नॉर्मलाइज्ड वर्जन बता दो, तो कौन मुझे बताएगा? मतलब हम इसी की मदद से ऐसे वेक्टर्स बना रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो बताएंगे कौन बताएगा भाई? चलें, एक तो मैं बता देता हूं। ये जो 0 0 1 है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये ऑर्थोगोनल भी है और ऑर्थोनॉर्मल भी कहलाएगा। ये जो दूसरा वेक्टर है ना 1 1 0, इसका मैग्नीट्यूड है 1/√2। इसी तरीके से 1 - 1 0 का भी क्या है 1/√2। तो ये जो ऑर्थोनॉर्मल वर्जन है वो ये बन जाएगा इसका 1/√2 - 1/√2 0 1/√2 1/√2 एंड 0। तो भाई अब ये जो नया सेट है ये है ऑर्थोनॉर्मल, और इसमें से हर वेक्टर जो है ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन सबका वेक्टर नॉर्म क्या हो गया है? सबका नॉर्म क्या हो गया है? 1 हो गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ वो आपको याद करा रहे हैं कि साहब यूनिट वेक्टर ये होता है। असल में यहां से जो है ना असल कहानी शुरू होती है कि सपोज u1 u2 u3 वेयर u1 u2 u3 इज एन ऑर्थोनॉर्मल। देखिए अब वर्ड यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? ऑर्थोनॉर्मल। पहले क्या यूज हो रहा था? ऑर्थोगोनल। तो मैंने इसीलिए बेहतर समझा आपको मिसाल दे दूं, ये जो सेट है ये ऑर्थोगोनल है। क्या है ये? ऑर्थोगोनल। यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, ऑर्थोगोनल। जबकि ये वाला सेट है ये ऑर्थोनॉर्मल। तो अब ये जो हम आगे लेके चल रहे हैं ना वो यही ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात हो रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। लेकिन ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होते हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, यू विल सी। फॉर द सेक ऑफ आई मीन क्लियरेंस, मैं जो ऑर्थोनॉर्मल सेट था ना वो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, इसलिए कि उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी बार बार आपको समझाने के लिए। 1/√2 - 1/√2 0, दूसरा ये था 1/√2 1/√2 0, और तीसरा वेक्टर ये था 0 0 1। ठीक है जी, ओके। इसका नाम रख लेते हैं u1, इसको कह लेते हैं u2, इसको कह लेते हैं u3। जस्ट मतलब है वो है ना, अगर एक कंक्रीट सकते हैं, शर्त सिर्फ ये होगी कि आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, और इन सब का जो नॉर्म होगा वो 1 होगा। बस ये शर्त है, नॉर्म इज 1। ओके, अब हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। यहां पर हमने पहला मतलब है कि ये तो मैट्रिक्स है ना u1 u2 u3, ये तो वही वेक्टर्स हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है? ये उस सेट का हिस्सा है जो क्या है? ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ठीक है, ओके। ऑर्थोनॉर्मल सेट वही मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया कि जिसमें डॉट प्रोडक्ट वही अभी भी 0 होगा डिफरेंट के साथ, लेकिन अपने साथ 1 हो जाएगा। ठीक है, आपने वो लिखा, और फिर यहाँ पे आपने इनका बेसिकली ये पता क्या है, आपने इस वेक्टर को यहाँ पे तो आपने इस वेक्टर को सीधा सीधा लिख दिया ना, एज इट इज u है u1, लेकिन यहाँ पर आपने उसका क्या लिया है? ट्रांसपोज लिया है। यानी बेसिकली आप ut और u का प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, क्या होगा? क्या देखना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट। तो आप मुझे बताएं कैसे लेकर निकालते हैं प्रोडक्ट? आप ऐसे ही निकालते हो ना प्रोडक्ट? ओके, ये जरा मिटा जरा, हु रिमेंबर्स प्रोडक्ट? बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है ना, आप ये पूरे का पूरा वेक्टर उठाते हैं और इनके साथ जो है ना आप हर रो के साथ उसको क्या करते हैं? एलिमेंट मल्टीप्लाई करके और ऐड करते हैं। तो आपके पास ये जो पहली रो आएगी ना उसमें आपके पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? u1t और इंटू u1। ठीक है, मैं उसके नीचे वो नहीं लगा रहा डैश, इसलिए जगह नहीं है। और अब फिर नीचे क्या आ जाएगा? u1 u2t एंड u1।
अभी आप पहले वेक्टर से सारा काम कर रहे हैं और एंड में क्या आ जाएगा भाई, अगर 3 ही वेक्टर्स हैं तो 3 ही ले लें चलें, u3 t u1। फिर आप क्या उठाएंगे, यहां से दूसरा वेक्टर उठाएंगे, u1 t u2 u2 t u2 और u3 t u2, और इसी तरीके से फिर आप थर्ड वेक्टर उठाएंगे, u1 t u3 u2 t u3 और u3 t u3। अब आपको पता है ना कि सेट हमारा क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है ना, तो ये वाले जो है ना u1t.u1 ये तो 1 में चेंज हो जाएंगे, और जो ऊपर नीचे हैं वो 0 में चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास जनाब ये बचेगा, विच इज आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि हमने ये शो कर दिया है कि अगर u जो है वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके कॉलम जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहे हैं, तो u बराबर आइडेंटिटी के होता है। आप ये भी शो कर सकते हैं कि अगर जी आप जरा गौर से सुनिएगा, आमतौर पे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो ना और उसका इन्वर्स निकालना हो, तो आपको याद है ना कितने सारे स्टेप करते हैं, फिर कहीं जाकर इन्वर्स आता है। यहां पर आपने देखा बड़ी मजे की बात, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स यू है जिसके कॉलम जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई आई होता है। तो इसका तो मतलब ये हो गया ना कि ये जो यू टी है ये यू का इन्वर्स हो गया। हियर यू गो, समझ गए आप, कितना आसान हो गया। लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी सख्त है कि ये जो u1 u2 है ना, ये क्या है, आर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे ना जिसका नाम रखेंगे u का इन्वर्स निकालने के लिए, अब मैंने ये जो ऊपर रखा हुआ है ना इस एग्जाम्पल, मैं इसको अब आपको बताता हूँ करके, बहुत सिंपल है। तो मुझे थोड़ी बहुत क्लीन अप ऑपरेशन करना होगा, ये वाला क्लीन अप ऑपरेशन करना है। ठीक है जी, ऑलराइट। चलो भाई क्या हो गया, इरेजर, अच्छा देर से हो रहा है। ओके जी, अब देखें क्या होना है। ये मतलब सिर्फ मैं आपको आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। आपने जनाब अली यानी मैं कह रहा हूँ अगर ये u है ना हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो u इनवर्स पता क्या होगा, सिंपली ये होगा 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2 0 0 0 1। और अगर आप चाहें तो u को भी लिख लें एज ए मैट्रिक्स, वो तो लिखा हुआ है ना एज ए सेट, तो u हमारा असल में ये था 1/√2 माइनस 1/√2, नीचे 0 है, 1/√2 1/√2 और नीचे भी 0 है, और ये हो गया 0 0 1। ओके, अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो भाई इस मैट्रिक्स को और इसको, घर जाके देख लेना, बल्कि घर में बैठे हुए ही हैं लेक्चर के बाद देख लेना, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी मार्वलस रिजल्ट। ओके, तो एक इसके लिए एक थ्योरम भी बनाई गई है कि अगर एक m/n मैट्रिक्स हैज ऑर्थो नॉर्मल कॉलम्स इफ एंड ओनली इफ ये चीज जो है वो किसके बराबर है, i के बराबर है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक जरा ख्याल रखिएगा, थ्योरम का और इस रिजल्ट का डायरेक्ट मतलब रिलेशन नहीं है, कभी है कभी नहीं है। उसका रीजन आप बताएंगे, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये रिलेशन, ये जो रिजल्ट है ना u इनवर्स और ut, और ये जो थ्योरम है, या दूसरे लफ्जों में मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है ना u इज इक्वल टू y, इसका हमेशा ये मतलब नहीं होगा कि ये इसके बराबर है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कौन एक्सप्लेन करेगा कि y
UTU is equal to I does not always mean कि U inverse is equal to UT. जल्दी बताओ कौन बताएगा? हेलो, एनी वॉलंटियर? देखें, कैच ये है, आपने क्या कहा है U को m/n, तो अगर m और n डिफरेंट हैं तो इनवर्स तो निकल ही नहीं सकता ना। इनवर्स तो उस मैट्रिक्स का होता है जो स्क्वायर हो। लेकिन ये रिजल्ट अभी भी वैलिड होगा, कौन सा? UTU इज इक्वल टू I। तो थ्योरम 6 आपको इनवर्स जब देगी कि जब ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो फिर आपको अगर आप उस U का ट्रांसपोज ले लेंगे वही इनवर्स हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज ये रिजल्ट वैलिड होगा, मगर यहां से इनवर्स नहीं निकला। मैं उसकी मिसाल दे दूं आपको, अक्सर लोग इसमें पजल होते हैं कि सर ये कैसे हो गया, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल ऐसी होगी कि मेरे ख्याल यहाँ बहुत कुछ हो गया है, मैं जरा सारा क्लीन कर दूं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल आपके पास ये होगी कि फर्ज कर लें आपके पास सेट ये है, ये वाला ले लेते हैं, वही ले लेते हैं जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था, 1√2 माइनस 1/√2 0, और दूसरा ये वाला ले लेते हैं बस। अब ये जो सेट है, आप यकीनन देख रहे हैं कि ये ऑर्थो नॉर्मल इसलिए है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। तो अब अगर मैं ये u बनाऊं, कौन सा वाला u बनेगा? यही बनेगा ना, 1/√2 माइनस 1/√2 0 0 0 1, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा भाई? इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 0 0 0 1, ठीक है। अब मैं UT और U जो है ना आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे यानी दूसरे लफ्जों में ये वाली मैट्रिक्स पहले लिखी जाएगी ना, और ये वाली बाद में लिखी जाएगी। कहने का मतलब है ये नंबर उठाऊंगा मैं, इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, नीचे वाले से करूंगा तो 0 आ जाएगा, जब ये वाले उठाऊंगा तो वो 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी आइडेंटिटी, समझ गए? लेकिन U2 जो है वो इसका इनवर्स नहीं है। इसलिए नहीं है कि भाई U की शक्ल तो देखें आप, U का तो ऑर्डर ही क्या है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो इनवर्स कहां से आएगा? लेकिन रिजल्ट अभी भी वैलिड है। तो ये क्लियर हो गया ना आइडिया, कि अगर आपके पास एक सेट है जिसमें नंबर लेस हैं, 2 है ना यहाँ पे वेक्टर्स, लेकिन डायमेंशन 3 है, तो ये रिलेशन तो वैलिड होगा, U इज इक्वल टू I, लेकिन इनवर्स नहीं निकलेगा। इनवर्स जब ही निकलेगा जबकि जो सेट है, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स, उतना ही उनका क्या होना चाहिए? डायमेंशन होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है बिटवीन दिस रिजल्ट एंड दिस थ्योरम। ये रिजल्ट इस थ्योरम का स्पेशल केस है जब m और n दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, उसके बाद ये एक थ्योरम 7 भी है, तो हमें इसका प्रूफ में जरूरत नहीं है, बस हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर भी वही है कि ये जो है ना, जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बस शर्त क्या है कि जो कुछ भी है ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास ये अगर आप u और x को मल्टीप्लाई करके नॉर्म लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? नॉर्म ऑफ x ही आएगा, ओके। और सिमिलरली ये और ये। अब मैं आपको ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो मैंने 2 वेक्टर्स बनाए थे ना, जो आपके सामने मैंने रखा था, वो मेरे ख्याल ये रखे थे ना 0 0 1, और ये वाला वेक्टर था 1/√2 माइनस 1/√2, और ये 0 था। तो आप ये वाला u बना लीजिएगा, 1/√2 माइनस 1/√2 0 0 0 1, ठीक है, ये u बन गया। अब आप एक काम कीजिएगा,
देखें आपके पास जो वेक्टर लिया जाए ना Rn, वो सेकंड है, तो इसका मतलब है आपने जो है वो 2 वेक्टर ले लेने, कोई से भी ले लेना अपनी पसंद के, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना। चलें फर्स्ट कर लें, x को आप ले लें 3 4 और y को ले लें आप 5 6। तो आपने काम क्या करना है, जस्ट वेरिफिकेशन करना है कि ये जो आपके पास x आ गया है ना, आप ये वाला काम कर सकते हैं ना, ux तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ठीक है। और x तो आपके पास मौजूद है, तो आप देख लीजिएगा कि ये चीज भी वैलिड होगी और फिर आपके पास ये भी वैलिड होगा, ये वैलिड। मैं थ्योरम में नहीं जाना चाह रहा, इसलिए कि इसको हमारे पास जो रिजल्ट है वो थ्योरम का रिजल्ट है, प्रूफ जो है ना हमें उसकी जरूरत नहीं पेश आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा आपका क्या हो गया जनाब, मेरे ख्याल है ये लास्ट स्लाइड थी इस चैप्टर 5 की, ठीक है। सो लेट मी गो एंड शेयर, क्या आएगा 6.2 के बाद, जाहिर है 6.3 आएगा ना। सो लेट मी गो एंड शेयर 6.3। ओके, शेयर 6.3 documents, device storage, download 6.3। अच्छा, एक सुबह रिक्वेस्ट आई है दोबारा एक्सटेंशन की, अभी तो मैंने 2 दिन का एक्सटेंशन दिया था, क्या रीजन, क्या कोई एक्सप्लेन करेगा, मुझे समझ में समझाएगा। हेलो, कोई नहीं समझाएगा। अतीक, कितने बच्चे मौजूद हैं? सर अभी 5 बच्चे हैं। कोई भी नहीं बोल रहा, तो एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं? कोई नहीं बोल रहे हैं सर। इसका मतलब है जिसने बोला है उसने ऐसे ही बोला है उसको डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। ओके, ऑलराइट। अच्छा देखिए, बार बार ये चीजें रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि थोड़े से कंसेप्ट जरा नए हैं ना। तो ये वाली जो स्लाइड है, अगर आप गौर करें, ये सारा काम तो हम कर चुके हैं, याद है कैसे कर चुके हैं? भाई वही कहानी है, ऑर्थोगोनल सेट है, अ, और आपके पास ये वाला वेक्टर जो है आपको क्या दिया गया है, ये वाला y दिया गया है ना, ये आपके पास u है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा उसी का नाम तो ये रखा जाएगा, क्या नाम रखा जाएगा, y हैड। और हमें पता है कि y हैड जो है वो किसके बराबर होता है, अल्फा u के बराबर। हमें अल्फा भी निकालना आता है, और ये वाली चीज जो है ये हमारे पास क्या है, z है, ठीक है। लेकिन इसमें जो खास बात है ना वो जरा डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि आपके पास, मतलब ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो वही पुरानी चीज है कि आप ये अगर काम करना चाहें कि एक y दिया गया है, एक u दिया गया है, तो आप y हैड और z निकाल सकते हैं, वही पुरानी चीज है, राइट। अगर आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है ना, तो मैं आपको इसका फार्मूला भी बता देता हूँ। देखें, y और u तो गिवन है ना, तो इफ यू रिमेम्बर, आपका जो अल्फा आया था, अल्फा ये आया था आपका, व्हाट वाज अल्फा, ये आया था y डॉट u अपॉन u डॉट u, ठीक है। और z तो सिंपल था, z तो बहुत आसान होता है। जब ये अल्फा आ गया ना, तो ये अल्फा आप यहाँ रख देंगे, तो ये देखें वही चीज आ गई, y हेड किसके बराबर आ गया, अल्फा टाइम्स u। ये प्रोजेक्शन है किसका, क्या लिखूं यहाँ पे, y ऑन u, ठीक है। और z तो आसान होता है यार। देखें, ये जो पिक्चर बनती है ना, फौरन सबसे पहले देखिए, अगर 3 वेक्टरों में रिलेशन क्या है, तो y बराबर हो जाएगा y y हेड प्लस z, तो आपके पास z जो है वो आ जाएगा y माइनस y हेड। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप z इसकी वैल्यू रख दें, किसकी वैल्यू रख दें, y हेड की वैल्यू रख दें, ठीक है। तो ये तो पुराना रिजल्ट है सर, जस्ट टू रिफ्रेश अपना। असल जो है ना रिजल्ट ये है कि अगर u1 up इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर w, ठीक है। देखें w को इन्होंने कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, तो डिफाइन कर लेते हैं। सिर्फ ये कहना चाह रहा है
कि W जो है वो इसका स्पैन है, किसका स्पैन है? स्पैन ऑफ U1 अप टू UP। तो फिर ये कह रहा है कि आपका जो Y होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये रिजल्ट भी हम मजे की बातें कर चुके हैं लास्ट टाइम, ठीक है। तो मैं इसका डेरिवेशन आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है डेरिवेशन। असल कैच ये है कि ये जो सेट है ना, ये कौन सा है? ऑर्थोगोनल है। तो लेट्स सी, अब उसकी जरूरत नहीं है, जो भी है हमने ऊपर किया था ना, डोंट नीड दैट। सिर्फ हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है यार, ये तो कई दफा प्रूफ कर चुके हैं यार। आपने, मैंने लिखा था ना कि W जो है वो क्या है? स्पैन है, किसका स्पैन है? U1 U2 अप टू UP का स्पैन है, ठीक है। चलें, कैसे करते हो भाई? ऐसे ही करते हो ना। अगर Y इस स्पैन में मौजूद है तो Y जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, C1 U1 C2 U2 प्लस CP UP, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, जो कि आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें U1 के साथ। किसके साथ ले लें भाई? U1 के साथ। तो इस सारे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगा? U1 के साथ आएगा ना। लेकिन आप गौर करें, जब मैं U1 को इसके साथ डॉट लूंगा ना तो C1 U1 डॉट U1 आएगा, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा ना। एक मिनट में क्या कर रहा हूँ यार, क्लीन अप क्लीन अप। ये फिलहाल जो है ना, ये मैं, आप ये समझ लेंगे, ये मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया, राइट, U1 डॉट। तो अब जब इसको करेंगे ना तो आ जाएगा C1 U1 डॉट U1 प्लस C2 U2 डॉट U1 ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब तो जीरो हो जाएंगे ना, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा C1 U1 डॉट U1। इसका मतलब है C1 किसके बराबर आ गया? Y डॉट U1 अपॉन U1 डॉट U1। तो आपने देखा ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, ये रही, ठीक है। C1 की वैल्यू क्या आई? Y डॉट U1 अपॉन U1 डॉट U1। इसी तरीके जब आप U2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, U2 डॉट से, तो आपके पास जो सेकंड मेंबर आ जाएगा ना, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जरा यहीं लिख कर बता दें आप, यहाँ लिख के बताएं। जब आप इसको U2 से करोगे ना तो C2 की वैल्यू आएगी Y डॉट U2 अपॉन U2 डॉट U2 एंड सो ऑन। तो ये रिजल्ट समझ में आ गया ना, सिंपल रिजल्ट है, कितने आसानी से आ गया। आमतौर पे तो आपको मैंने हमेशा बताया ना कि जब भी हम इस किस्म की एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो C1 C2 CP के लिए हमें एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। लेकिन थैंक्स, इफ U1 U2 UP आर ऑर्थोगोनल, then you don't have to have that complicated system, you just go like that। और मजे की बात है, इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी आने वाला है, वो देखते हैं क्या है फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ऑलराइट, चलें जी, अब अगले स्लाइड्स पे चलते हैं। ओके, अच्छा जनाब, अब ये कह रहा है कि देखिए, पिछले केस में तो हम जो थे ना, वो हम जनरल बात कर रहे थे ना, यानी हमारे पास पी स्पेस के अंदर पहुंचे हुए थे। यहाँ पे हमने कहा जरा वापस चलते हैं अपने फ्रेंड R3 के पास। किसके पास चलते हैं? R3 के पास। अच्छा, होता ये है कि R3 के अंदर हमें एक रिप्रेजेंटेशन तो बहुत पुरानी पता है ना, ये वाली, कि ये वेक्टर I होता है, ये J होता है, ये K होता है, ठीक है। तो हम किसी भी वेक्टर को जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ I J K लिख सकते हैं, ओके। कभी आपने सोचा कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर ये वाला जो वेक्टर है, क्या लूं यार, डू 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 ये वाला वेक्टर ले लेते हैं,
1 0 0, ठीक है। चले नहीं ये ले लेते हैं 1 2 3। तो आप इस x को ऐसे ही लिखोगे ना, 1 0 0 प्लस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स के साथ क्या आएगा भाई, 0 1 0, यही लिखोगे ना, प्लस 3 टाइम्स क्या आएगा, 0 0 1। ये रिप्रेजेंटेशन आ गई ना x की इन टर्म्स ऑफ E1 E2 एंड E3। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर मैं ये पहले दो कंपोनेंट्स को एक साथ लिख लूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 2 0, और ये जो दूसरे जो आखिरी कंपोनेंट है उसको एक साथ लिख लूं तो ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। उसका पता रीजन क्या हुआ, रीजन ये हुआ कि 1 2 3 यहाँ पर एक वेक्टर था, 1 2 3 क्या था, 1 2 3। तो आपने वो काम करने के बजाय कि आपने इसको बजाय इस तरह देखने के ये वेक्टर मेरे पास ऐसे आया था कि मैं इधर गया था 1 यूनिट, ठीक है, फिर मैं गया था 2 यूनिट, फिर मैं गया था 3 यूनिट, तो मैं यहाँ पहुंचा था। उसके बजाय आप ये कह सकते हैं कि इस तक पहुंचने के लिए मैं पहले ऐसे गया और फिर मैं ऐसे गया। तो आप समझ गए ना, इंटरप्रिटेशन दोनों सेम है। पहले मैं 3 मूवमेंट कर रहा था ना, अलोंग आई जे और के। अब मैंने कहा नहीं यार, मैं पहली मूवमेंट करूंगा इन द प्लेन आई जे, फिर उसके बाद मैं के डायरेक्शन में जाऊंगा। तो ये वाली जो चीज है ना, समटाइम्स ये भी हमें डिजायरेबल होती है कि बजाय यूनिट वेक्टर्स के हम किसकी टर्म्स में बात करते हैं, फर्स्ट मूव इन द प्लेन देन मूव परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये वही चीज यहाँ पे है कि हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है y, ठीक है, और एक स्पेस दी गई है w। तो हम ये चाहते हैं कि हम y को इस तरह से देखें कि पहले हम जाएंगे इन द प्लेन w और फिर हम ऊपर जाएंगे। तो देखें घूम फिर के ये सारी चीजें वही वापस आ रही हैं। ये अगर y है तो ये वाली चीज वही होगी ना, y हैड, और ये वाली चीज क्या होगी आपके पास, z। तो चीजें वही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं, आर्थोगोनल बेसिस की। तो हमें जनाब अली, ये जैसे मैंने ये वाला राइट में सवाल किया है ना, काम हमने वही करना है जो हमने पिछले केस में किया था कि हमने y को लिख देना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन u1 u2 u3, और चूंकि u1 u2 3 जो है वो आर्थोगोनल सेट है, तो हमने c1 c2 c3 को निकालना नहीं है, उसके लिए फार्मूला यूज करना है। बात बस सिर्फ इतनी है कि आज की तारीख में हमने ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये असल में इस प्लेन में चल रही है ना, u1 u2 में, इसी का नाम हमने रख देना है, क्या रख देना है, y हैड। यही y हैड है, याद है ना। y हैड का मतलब क्या होता है कि अच्छा थोड़ा सा इसमें फर्क आ गया है। पहले हमारे पास प्रोजेक्शन का मतलब ये होता था कि हमारे पास हमें दोनों लाइनें नजर आ रही थी, तो हम यहाँ पे एक वेक्टर होता था, यहाँ पे हम एक टॉर्च रखते थे जो इस पे परपेंडिकुलर होता था, तो ये शेडो होता था। लेकिन ये लाइन जरूरी नहीं लाइन हो, ये प्लेन भी हो सकता है भाई। तो फिर पता क्या होगा, फिर जब हम इसकी शेडो की बात करेंगे ना, तो हमें वो जो टॉर्च है ना, वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर रखनी होगी। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जो टॉर्च है हमारी वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये चीज क्या आ जाएगी, ये वही वाई हेड आ जाएगा जो पुराना दोस्त है हमारा। और इस केस में तो और भी आसान है ना, मैंने कहा ना कि ये आपने बना लिया जब, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यही असल में वाई हेड होगा, और ये दूसरा पोर्शन है वो क्या होगा, वो जेड कहलाएगा। ठीक है, अब हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, बल्कि इसका प्रूफ करना तो बहुत आसान है ना। प्रूफ में सिर्फ आपको यही शो करना होगा ना कि ये वाला जो y है और ये वाला जो z है, दो चीजें शो करनी होती है। एक तो ये कि हमारा y यकीनन y हैड प्लस z का सम है, तो वो तो बाई डेफिनेशन है। हमने जो y हैड थी उसके दो पीसेस कर दिए, एक का नाम हमने वही रखा, क्या रखा, z हेड रख दिया ये वाला, और इन दो को मिलाकर हमने y का नाम, y हेड का नाम दे दिया। तो ये तो सही है ना कि y हेड और z को सम करोगे तो y आएगा। लेकिन दूसरी चीज जरा प्रूफ कर लेते हैं, क्या, कि वाकई z और y हेड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो वो जो 3-4 लाइनें नजर नहीं आ रही ना इस स्लाइड्स में नीचे, उसमें यही शो किया गया है। ठीक है जी, तो लेट मी टेल यू दोस फ्यू लाइन्स। ये रहा जनाब, आपको ये शो करना है कि ये दोनों जो है ना आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो उसके लिए
आपने ये शो करना है ना कि z डॉट y इज 0, ठीक है। तो असल में तो आपको इस तरह से शो करना पड़ेगा ना। मैं दोबारा उसी पे चला जाता हूँ कि इसका नाम तो वही था ना C1, बाद में रख लेंगे, इसकी वैल्यू अगर जरूरत हुई तो इसका नाम क्या था C2, इसका नाम क्या था C3। तो आपने z जो है वो आपका क्या है C3 U3 है, और जिसके साथ आप डॉट ले रहे हैं वो C1 U1 प्लस C2 U2 है। तो जब आप इसको करेंगे ना तो ये इसके साथ जाएगा, U3 डॉट U1 0 हो जाएगा, इसलिए कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली U3 डॉट U2 ये भी परपेंडिकुलर, ये भी 0 हो जाएगा। इसने जरा डिफरेंट अंदाज में कहा है, इसने कंपोनेंट वाइज लिया है कि ये जो Z है ना, इसने बेसिकली C3 को इग्नोर किया हुआ है। बस ये सिर्फ ये कह रहा है कि इस Z का अगर मैं U1 के साथ डॉट लूं और मैं U2 के साथ लूं तो 0 आएगा, तो लिहाजा अगर मैं इसको इसके साथ डॉट लूंगा तो भी 0 आ जाएगा, राइट। ओके, तो बजाय ये करने के ये ज्यादा बेहतर है कि डायरेक्ट आप डायरेक्ट क्या करें, Z को लें और Y हेड को लें और इसका डॉट लेके शो कर दें। वो इन टर्म्स ऑफ U3 डॉट U1 आएगा, वो भी 0 होगा, एंड दूसरी टर्म क्या आएगी U3 डॉट U2, वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा है। ओके ओके जनाब, अब उसके बाद चलिए जनाब, वो मतलब ये रिजल्ट बार बार आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जोर दे रहा है, डिफरेंट एंगल से आपको बता रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसी सिलसिले में एक थ्योरम है जो अगले पेज पे लिखी गई है, इसको भी देख लेते हैं भाई, इस थ्योरम को। ओके जी, ये वही पिक्चर है जो हमने बनाई है, बार बार आ रही है, ठीक है। ओके, अब ये बात सिर्फ इतनी कर रहा है भाई कि आपके पास एक है, ये असल में ये पूरा जो है ना, ये जो पूरी कहानी है ना, ये पूरी कहानी Rn है, Rn में से आप वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन Rn के अंदर बहुत कुछ है, तो ये जो W है ये Rn की क्या है, सब स्पेस है, ठीक है। तो अब अगर आप कोई वेक्टर लेते हैं y जो Rn का हिस्सा है, तो आप इस y को दो तरीकों से लिख सकते हैं, मतलब y को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। वही पुरानी कहानी है भाई, यहाँ पे एक टार्च रखो जो इस पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और इसका जो शेडो आएगा इन द प्लेन वही तो y हेड होगा, और ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, z होगा। तो ये रखा है z, तो यही जो चीज होगी ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी कि ये जो y हेड है ना, ये आपको निकाल लेंगे तो z खुद ब खुद आ जाएगा, और y हेड हम बहुत दफा निकाल चुके हैं, ये देखें ये वही चीज आ गई है, ठीक है ना। y हेड कैसे निकलेगा, वो जो आपने पिछले केस में देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए आमतौर पे जो y हेड आता है ना, वो तो अगर आपको याद होगा ना, वो ये आता है अल्फा टाइम्स u, लेकिन उसमें पता क्या होता है, उसमें जो होता है ना, उसमें हम सिर्फ इस ये जो हमारा w होता है ना, एक लाइन होती है, लेकिन जब ये लाइन के बजाय प्लेन हो जाएगा ना, तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा 1 U1 प्लस अल्फा 2 U2, और फिर अल्फा 1 ये आ जाएगा, अल्फा 2 ये आ जाएगा, और अल्फा 3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसी का एक्सटेंशन है। वेक्टर y is called orthogonal projection of y on w। तो ये वेक्टर क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो मेरे ख्याल है इसकी एक आध एग्जांपल कर लेते हैं अगले पेज पे। चलें जी, एक अच्छी एग्जांपल आ गई है, लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
ओके, आई होप के नजर आ रहा है आपको, ठीक है, तो सही है। आपको एक वेक्टर है u1, एक है u2 और एक है y, ठीक है। आप इस तरह से समय इमेजिन करें ना कि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये u1 है, लिख दूं इसकी कंटेंट 301, ये वेक्टर हमारा u1 है, ठीक है। और ये वेक्टर हमारा जो है, ये जो यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये हमारा है u2 है ना, तो u2 ऊपर से क्या नजर आ रहा है, 0 1 0, तो ये वाला वेक्टर जो है वो 0 1 0, ठीक है। ये u1 है और ये u2 है, ठीक। अब आपने क्या करना है कि अच्छा, ये दोनों जो है ना ऑर्थोगोनल है, अब मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करके देख लें, u1 डॉट u2 इज 0, ठीक है। 3 टाइम्स 0 0 आ जाएगा, 0 टाइम्स 1 0 आ जाएगा, 1 टाइम्स 0 ये तो 0 इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा हो गया ना भाई, क्या हो गया सीधा साधा, सीधा सीधा ये हो गया कि आपका जो y होगा ना, ये जो y हैड है, अच्छा इसमें y हैड पता क्या है, इसने दिखाया नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो है ना, ये वाला y हैड होगा, याद है ना y हैड क्या होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर करते हुए आपने एक क्या लेनी है, ठीक है जी, ओके। तो याद है ना, मतलब वाई हेड क्या होता है, जब आप टॉर्च जो है जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर रखेंगे तो जो वाई का शेडो आएगा वो वाई हेड होगा, ठीक है। तो ये वाई हेड आ गया। और जो और ये जो चीज है ना, ये वाली चीज जो है ना आपके पास, ये वाली जो चीज है ना, ये असल में आपके पास वाई है, और ये जो है ये आपके पास क्या है, ये जेड है, ठीक है। तो आपने सिंपली काम वही करना है जो हमेशा से करते आए हैं, कि आपने कहना है, क्या कहना है कि मेरा जो y है वो इसके बराबर है, किसके बराबर है, y हैड प्लस z। तो अगर मैं y हैड निकाल लूं तो बात आसान हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही पुराना काम करना है कि y हैड तो यहाँ लाई कर रहे हैं ना, तो मेरा y हैड जो होगा वो इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, c1 u1 प्लस c2 u2। तो अगर आप इस इक्वेशन को डॉट से मल्टीप्लाई कर लें u1 से, तो आपका जो c1 आ जाएगा ना वो y हैड डॉट u1 अपॉन u1 डॉट u1। बार बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ये देखें यही वैल्यू जो है ना, ये वाली, ये यहाँ लिखी हुई है, ये रही लिखी हुई, y हैड, सॉरी y हैड नहीं होता, ये y होता है, ये y होता है, ठीक है। सॉरी वाई हैड ही है इस केस में, वाई हैड, सॉरी 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 सॉरी, इसलिए क्या वाई हैड को लिख रहे हैं ना एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दो, ये वाई हैड ही लिखा हुआ है, ये देंगे वाई हैड ही लिखा हुआ है। तो ये बराबर हो गया, अच्छा नहीं, एक मिनट, वाई वाई एज ए सम ऑफ फैक्टर्स इन डब्ल्यू एंड ए सम ऑफ दिस, तो ये प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। अच्छा इसको तो मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा, एक मिनट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि इसमें y क्या है और y हैड क्या है। अच्छा इसके लिए जो है ना, असल में हमें वो जो उसको दोबारा से, वो जो पिछली स्लाइड्स थी ना उसको दोबारा से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पिछली स्लाइड्स में यही किया था ना हमने, बल्कि देख लेते हैं उस पिछली स्लाइड्स को, यहाँ पे मैं वापस आऊंगा, अभी पिछली स्लाइड्स को देख लेते हैं। ओके, पिछली स्लाइड्स में हमने ये किया था कि ये हमारा y था, ठीक है। दोबारा इसको थोड़ा सा नीचे कर लें,
ये हमारा y था, ठीक है, ये हमारा क्या था, y हैड था, और ये हमारा क्या था, z था, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्शन निकाल ली थी, y हैड इज इक्वल टू दिस, और वो कैसे निकाली थी, वो ऐसी निकाली थी कि हमारा जो ये y है और ये वाला जो वेक्टर है ये y हैड है, तो हमारा y जो था वो बराबर आया था y हैड प्लस z के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि हमारे पास, इसको फिर हमने कैसे लिखा था, y माइनस वाई हैड इज इक्वल टू z, ठीक है। फिर हमने इस z के, इसके साथ जो था ना, हमने क्या लिया था इसके साथ, y हैड का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था, ठीक है, y माइनस वाई हैड डॉट असल में ये जो डायरेक्शन थी ना हमारे पास, y is equal to y hat plus this, y hat in w, अच्छा ठीक है, मतलब है इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए, y hat w में है ना, ये नजर आ रहा है ना यार, y hat in w में असल में वही होता है ना कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, तो बजाय इस तरह से देखने के ना आप इस तरीके से देखेंगे y hat is in w, तो y hat ओके जी। तो हमें दूसरे तरीके से देखना है, हमने ये देखना है कि वाई हैड जो है वो इसके अंदर आ रहा है ना डब्लू में, तो वाई हैड तो हमारे इसके बराबर होगा ना, C1 U1 प्लस C2 U2, जितने भी हैं, जितने भी इसके अंदर मतलब है, जितने भी वेक्टर हैं C2 U2 एंड सो ऑन। तो यहां से अब आपके पास जो है ना वाई हैड की एक्सप्रेशन यहां से आएगी, तो आप इसको करेंगे U1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 जो आ जाएगा वो वाई हैड डॉट U1 आएगा अपॉन U1 डॉट U1 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। और दिस फिर दूसरी चीज आ जाएगी, मतलब हमने ये वाला रिजल्ट जो है ना, ये वाला रिजल्ट इसको जो है ना हमने यूज करना है अगले पेज पे, ओके। उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ हमने यूज करना है। चलें जी, तो आगे चलते हैं। तो इस केस में हमारे पास, ये पिक्चर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले सिर्फ उसका जो है अलजबरा देख लेते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ना आपके पास, इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो ये वाला होगा, y1 दिस, ये वाली कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। y1 हमने ऐसे ही रखा 301, u1 ऐसे ही रखा और u2 भी हमने ऐसे ही रखा, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, जरा बताएंगे आप, u1 डॉट u1 क्या आएगा, 10 आएगा ना, u1 डॉट u1 इज 10, और ये जो दूसरा है ये कितना आ जाएगा, u2 डॉट u2, ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। अच्छा जी, अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे u y डॉट u1 का, तो वो क्या आ जाएगा y डॉट u1 का, मेरा ख्याल है आप एग्री करेंगे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y डॉट u2 का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3, ओके। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो आप बेसिकली जो है ना इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये एज इट इज है, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। और उसके बाद देखें वाई हैड अगर निकल गया तो फिर कोई मसला नहीं है, जेड तो डिफरेंस होता है, तो आपने ये निकाले। अब सिर्फ आप चेक कर लें, दो किस्म की चेकिंग कर लें कि ये और ये, इसको अगर आप सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम यही आएगा ना, 0 3 1, 0 3, ये 9 है, सॉरी 9 एंड 1 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो ये वो वाला वेक्टर आ गया। और अगर आप इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लेकर देखें, डायरेक्ट प्रोडक्ट लेकर देखें, तो आपके पास क्या आएगा, राइट, ये z आ गया, और आपका y हैड क्या था, y हैड ये था ना, ऊपर लिखा हुआ है 3 3 एंड 1, तो आप इन दोनों का डॉट लेकर देख लें,
ये -3 और ये +3 -9 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से +9 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया कि आपने देखें, रिजल्ट वही है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। हमें अक्सर जो है ना इस बात की डिजायर होती है कि अगर हमारे पास एक तो पेरेंट स्पेस है Rn, और जैसे ये पूरी Rn है, तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो कि इसमें कोई सा भी वेक्टर आप उठा लें या कोई सी भी सब स्पेस उठा लें। तो होता ये है कि हमारी ये ख्वाहिश होती है फॉर सम एप्लीकेशन कि ये जो y है ना, ये लिखा जा सके समथिंग इन दी w एंड समथिंग परपेंडिकुलर टू दी w। ठीक है, तो ये z और ये y, तो फिर आपका ये जो y है ना, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? समथिंग इन दी स्पेस एंड समथिंग इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारे हमने काम किए थे। अच्छा, और इसकी जो जरूरत पेश आई है ना, जो मैं अगले पेज पे जाने से पहले यहाँ पे आपको बता दूं इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। जरूरत ये पेश आती है कि फर्ज कर लें ये किसी मैट्रिक्स का कॉल है, ठीक है, और आप ये वाली इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, बल्कि ये कह लें ax = b, लेकिन b जो है वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, जब b इसके अंदर नहीं है तो इसका सोल्यूशन तो नहीं आएगा ना, इसलिए कि ax = b हमें पता है ना, इसका सोल्यूशन जब आता है जब राइट हैंड साइड जो है वो कॉल a में हो, तो इसका तो सोल्यूशन नहीं आएगा। फर्ज कर लें आपके पास b जो है वो यहाँ कहीं है, सोल्यूशन नहीं है, तो आप इस प्लेन के अंदर रहते हुए काम करना चाह रहे हैं, तो आप ये करेंगे कि आप करेंगे कि इसका जो है ना प्रोजेक्शन लेंगे, इसके अंदर आएंगे। यानी बेसिकली चलें, अगर आप यही समझना चाहें तो ऐसे ही समझ लें कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ax = y को, y जो है वो ये है, तो ये तो नहीं सॉल्व हो सकता ना। लेकिन अब मैं अगर y का कोई वर्जन लेना चाहूं इस प्लेन के अंदर तो बहुत सारे हैं, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इन सब में से जो नियरेस्ट है ना वो होगा जिसमें ये डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फिर इसी वेक्टर को लेकर जो है ना हम अपना इक्वेशन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यही चीज जो है ना इसने अगले पेज पे एक थ्योरम के तौर पे पेश किया। तो मैं ऐसे करता हूँ कि थ्योरम की स्टेटमेंट तो आपको दिखा देता हूँ, उसको समझा भी देता हूँ, प्रूफ की अगर जरूरत हुई तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स हैव दिस थ्योरम। ओके जी, थ्योरम वही है जो मैं आपको बता रहा था, क्या कह रही है कि नाम ही इसका रखा हुआ है बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, कि अगर आपके पास एक स्पेस है W और y कोई वेक्टर है, तो फिर अगर आप इस वेक्टर का कोई क्लोजेस्ट वर्जन लेना चाह रहे हैं तो बेशुमार हो सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर एक ये वर्जन भी हो सकता है, मतलब इसका काउंटर पार्ट W बहुत हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसा काउंटर पार्ट उठाना है जो कि इन तमाम के मुकाबले में जिसका डिस्टेंस कम हो, तो वो यही होगा जिसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन। तो इसी ने वही काम किया है कि ये जो परपेंडिकुलर वाला है ना उसको तो नाम दिया y हैड का, और जो ये वाला वेक्टर है उसको उसने नाम दे दिया समथिंग एल्स, जिसको उसने क्या कहा है, मेरा ख्याल है v का है। कहता है कि अगर ये एंगल 90 है ना, तो ये वाला जो y है ना ये इससे बेहतर है। इन व्हाट सेंस? इन दिस सेंस, ये y माइनस वाई हैड वो ये वाला डिस्टेंस होगा ना, और अगर v कोई और उठाएंगे तो वो ये वाला डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला डिस्टेंस इससे कम है फॉर ऑल पॉसिबल v, तो फिर ये बेस्ट हो गया ना। ठीक है, ये वही है जो वन डायमेंशन में मैं आपको बताता हूँ हमेशा, कि अगर आप यहाँ से जो डिस्टेंस लेंगे ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, लेकिन इससे ज्यादा होगा, इसके कंपेयर ये लीस्ट होगा। तो यही थ्योरम जो है ना जो हमने काम किया, ये थ्योरम उसको फॉर्मलाइज कर रही है। तो मेरे ख्याल कर लेते हैं, थोड़ा सा है 2-4 मिनट, इसका प्रूफ इतना
वो क्या रहा है। आपको प्रूफ ये करना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा इस डिस्टेंस से कम या इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला जो वेक्टर है, ये इसका नाम रखा है उन्होंने, क्या रखा है, उसका नाम रखा है v। y हैड ये रहा इसके अंदर, तो v और y हैड दोनों w में ही है ना, तो v माइनस वाई हैड आल्सो w में होगा। भैया अगर दो वेक्टर w में मौजूद हैं, एक का नाम y हैड है, एक का नाम v है, तो ये जो डिफरेंस होगा ये इसके अंदर ही होगा ना, प्लेन के अंदर होगा। ओके, और ये जो वाला वेक्टर है y माइनस वाई हैड, वो ये वाला है, ये वाला है y माइनस वाई हैड। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये चीज इस पर क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब हम इसको एक्सप्लाइट करेंगे। हमने कहा हम ये डिस्टेंस देखते हैं y माइनस वी का, y माइनस वी का ना हम इसमें एक ट्रिक लगा रहे हैं मैथमेटिकली, माइनस कर रहे हैं y हैड और प्लस कर रहे हैं y हैड, सेम होगा ना। लेकिन अब हुआ ये है कि ये और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई कि इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस चीज को इग्नोर भी कर दें तो फिर ये चीज जो है ना इस चीज से बिगर हो जाएगी। भाई याद है ना यार, अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, फर्स्ट कर लें ये 5 है और ये 2 है और ये 3 है, तो अगर मैं सी को हटा दूं तो फिर मेरे पास a जो है वो ग्रेटर देन बी हो जाएगा ना, ये आ गया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका तो वही मतलब हो गया ना कि W और इन तमाम पॉसिबल वेक्टर्स में से वो वाला पिक करें। ये जो पॉसिबल वेक्टर्स है ना, ये वाले, ये सारे v से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ये सारे v से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। और ये वाला जो वेक्टर है ना जिसको हम y हैड का नाम दे रहे हैं, ये इससे यहाँ है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इससे कम होगा। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।